जय हिंद दोस्तों। तो दोस्त आज लेकर के आए हैं आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोस्त ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्त इस प्रैक्टिस सेट 6 का टेस्ट पिछले दिन हुआ था, उसी का आज क्या है कि डिस्कशन कराने वाले हैं। और जितने लोगों ने दोस्त इस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट किए हैं उन सभी का एक एक करके क्या करेंगे कि स्कोर कार्ड देखेंगे और उसका रैंक कार्ड देखेंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि दोस्त शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में क्या क्या क्वेश्चन डाले गए हैं। काफी सिलेक्टेड और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या होंगे कि काफी बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो दोस्त जो लोग नए हैं, अगर आप भी प्रैक्टिस सेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो दोस्त आप भी दे सकते हैं। कहां से देना है ये आपको क्या करते हैं कि क्वेश्चन डिस्कस करा देते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे कि आप भी कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ट में। ठीक है, चलिए अभी ज्यादा देरी नहीं करते हैं, अभी क्या कर लेते हैं कि जितने क्वेश्चंस इस सेट में डाले गए हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। देखिएगा, देख लीजिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि भारी जल जो है जिसका D2O जो है क्या होता है कि सूत्र होता है, उसमें डी जो होता है वो क्या दिखाता है, हमें ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए भारी जल जो होता है D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। उसमें डी जो होता है वो ड्यूटेरियम को दिखाता है। किसे दिखाता है? ड्यूटेरियम को। तो इन चारों में से दिखेगा तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये ड्यूटेरियम को दिखाता है। बाकी ये जो देख रहे हैं ये भी क्या है कि आपका हाइड्रोजन का है। ठीक है, ये अप्रूव होता है, इसको ध्यान में रखना है। वैसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही दिखाता है ये फोर्थ नंबर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं जो टेस्ट में दिए गए थे। देख लीजिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक पॉइज बराबर डैश होता है। तो एक पॉइज बराबर होता कितना है ये हमें जानना है। देखिए पॉइज किसका ऐसा यूनिट होता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पॉइज किसका ऐसा यूनिट होता है। तो ध्यान रखिएगा, पॉइज जो होता है वो विस्कोसिटी यानी कि श्यानता का ऐसा यूनिट होता है। पूछ देता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पॉइज बराबर जो होता है वो कितना होता है, इसमें से ऑप्शन में से देख लीजिए, अब बता दीजिए। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा 0.1। ये 0.1 केजी प्रति मीटर सेकेंड जो होता है क्या होता है कि इसका जो है 1 पॉइज बराबर जो होता है इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये सवाल जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, ये अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि प्रोटॉन का कहता है कि पूर्ण आवेश क्या होता है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो किस तरह का आवेश होता है, तो वो पॉजिटिव आवेश होता है प्रोटॉन पे। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है कि नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा एक ही प्रोटॉन आपको क्या होगा कि एक ही इसमें पॉजिटिव दिखने के लिए मिलेगा। ये थर्ड नंबर क्या कि प्लस जो है 1.60217 इंटू 10 टू द पावर जो है -19 कूलम होता है आवेश का। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में होता है। वही अगर नेगेटिव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का अगर कह देता कि न्यूट्रॉन पे किस तरह की आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का आवेश नहीं होता, वह आवेशहीन होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों का देखिए, बताइए कि इसमें से कौन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है उसे हमें जानना है। आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, ये फोर्थ नंबर हीलियम। हीलियम क्या है कि हाइड्रोजन का आपका समस्थानिक नहीं है। बाकी ये जो देख रहे हैं फर्स्ट नंबर प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ये थर्ड नंबर जो देख रहे हैं ट्राइटेनियम, ये तीनों क्या है कि हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषम है, मतलब आवरों से भिन्न है। इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बता दीजिए कि इनमें से कौन सा भिन्न है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि आलू स्पिंडल जो है, कंद रोग जो होता है वो क्या होता है कि औरों से भिन्न होता है। बाकी ये और ये तीनों जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये कंठमाला और ये सेकेंड नंबर आप जो देख रहे हैं चेचक या ये इन्फ्लुएंजा, ये क्या है कि मानव में होने वाली क्या है कि बीमारी होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि ये आलू में होने वाला रोग है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका औरों से अलग है। तो ये ऐसे जो है सवाल जो है पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसका जो है क्या होता है कि प्राथमिक स्थल क्या होता है, हमें ये जानना है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान करने वाला प्राथमिक स्थल जानना है। तो इन चारों में से देखिए, बता दीजिए कि कौन है वो प्राथमिक स्थल। देखिए आपको बताते हैं एल्वियोली। कौन है? एल्वियोली। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर। एल्वियोली कहां होता है? तो दोस्त ये फेफड़े में होता है। जो हवा का छोटे छोटे क्या होते हैं कि ये एक तरह का थैली होता है जो अपने से होकर के क्या करता है ना कि ऑक्सीजन को आदान प्रदान करने में मदद करता है। एल्वियोली जो होता है सो, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर जो है सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं टेस्ट का जो दिए गए थे।
देख लीजिए, ये टेस्ट का अगला क्वेश्चन है। क्या दे दिया है कि पसलियां दे दिया है कि पसलियां के से रुका दंड जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, हमें ये जाना है। पसलियां के शुरू का दंड जो होता है इनमें से देखना है कि किससे जुड़ा होता है। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त कि किसे, हाइलिन से जुड़ा होता है। हाइलिन कार्ट्रिज होता है उसी से जुड़ा होता है। ये आपका थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। हाइलिन कार्ट्रिज से पसलिया के शुरू का दंड जो होता है वो क्या होता है कि जुड़ा होता है। ठीक है, पूछे जाते हैं ये सवाल, कई बार जो है पूछे भी जा चुके हैं। चलिए देख लीजिए अगला नंबर, देख लीजिए अगला नंबर दे दिया है कि इनमें से कौन जो है संवहनीय तंत्र शामिल नहीं है। इनमें से देखना है संवहनीय तंत्र कौन होता है दोस्त। संवहनीय तंत्र कहने का मतलब होता है क्या कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला कोई तंत्र होना चाहिए, वो संवहनीय तंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए कि पौधे में जाइएगा तो पौधे में संवहनीय तंत्र, जो संवहनीय उत्तक होता है वो दो तरह के होते हैं ना, एक जाइलम होता है, एक जो है फ्लोएम होता है। तो जाइलम जल को ले जाने का, लाने का काम करता है, फ्लोएम भी भोजन को पहुंचाने का काम करता है। तो उसी तरह से इसमें संवहनीय तंत्र देखना है हमें कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें संवहनीय तंत्र शामिल नहीं है, ये चीजें चुनना है। देखिए करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, फेफड़ा। फेफड़ा क्या है कि किसी भी तरह का संवहनीय तंत्र में शामिल नहीं होता है। ठीक है, फेफड़ा जो होता है सो। बाकी हार्ट जो होता है ये संवहनीय तंत्र में होता है। ये हार्ट से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई होता है, फिर हार्ट में आता है, तो ये संवहन का काम करता है। रक्तवाहिनी जो है ये सेकेंड नंबर, ये भी रक्तवाहिनी है, जिससे क्या होता है कि रक्त आता जाता है, ये भी होता है, रक्त खुद आता जाता है। तो ये सब क्या है कि एक तरह का संवहनीय तंत्र में शामिल है, लेकिन आपका ये फेफड़ा संवहनीय तंत्र में शामिल नहीं है, इसलिए फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कहता है कि न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इनमें से देख लीजिए न्यूरॉन का हिस्सा बताइए कि न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। देखिए इसमें पहला नंबर, देखिए पहला नंबर क्या दे दिया है दोस्त, सेल बॉडी दे दिया है, यानी कोशिका शरीर दे दिया है। तो कोशिका शरीर क्या होता है कि आपका न्यूरॉन में होता है। न्यूरॉन को देखिएगा तो क्या होता है कि ये पंजा की तरह होता है, हाथ इस तरह से फैला होता है। तो ये जो पूरा भाग होता है ये न्यूरॉन का क्या होता है कि सेल बॉडी ही कहलाता है। ठीक है, ये जो है इस तरह से जो है क्या होता है कि ये निकले रहते हैं पतले पतले तंतु की तरह, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये हाथ के पास में जो रहते हैं उसको एक्सोन कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये तीनों पार्ट होते हैं, ये तीनों होते हैं आपका न्यूरॉन का हिस्सा होता है। लेकिन होता कौन नहीं है, तो ये आपका फोर्थ नंबर नहीं होगा, ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है कि ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन जो है स्रावित होता है। देखिए कोशिका का जो है किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है ये कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि किस अंग से इंसुलिन जो है स्रावित होता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसुलिन जो होता है वो किस अंग से स्रावित होता है दोस्त। ये जो है अपना इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय से, क्या होता है, अग्नाशय से इंसुलिन जो है स्रावित होता है। लेकिन अग्नाशय में जो होता है वो कौन से कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है, तो बीटा कोशिका। इंसुलिन जो होता है बीटा कोशिका, अपने अंदर अग्नाशय में क्या होता है कि बीटा सेल्स पाए जाते हैं, उसी से क्या होता है कि ये इंसुलिन जो है स्रावित होते रहते हैं। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, बीटा कोशिका। अब ये चीज जान लीजिए कि कभी कभी ये भी दे देता है कि लैंगरहैंस किसे कहा जाता है। लैंगरहैंस दुपिका जो होता है अपने शरीर में किसे कहा जाता है, तो इसी अग्नाशय को कहा जाता है जिससे आपका इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से आपको पता है कि मधुमेह रोग जो है उत्पन्न हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी दे देता है कभी कभी कि किसकी कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं। वैसे टेस्ट देते रहिएगा, टेस्ट देते रहिएगा तो आपको सारा जो है इसी में कमांड होते रहेगा। टेस्ट को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, जितने बहुत लोग जो है क्या है कि टेस्ट नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शायद वो एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। अभी से ही टेस्ट देते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ये दे दिया है आपका कि लेंस, लेंस का नियम क्या होता है। देखिए लेंस का नियम, इसमें नियम पूछ नहीं रहा है कि लेंस का नियम जो है वो क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित होता है लेंस का नियम, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि लेंस का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित होता है। अब आखिर लेंस का नियम होता क्या है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। देखिए जब भी किसी तार से, यानी कंडक्टर जो होता है उससे जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिससे क्या होता है कि एक जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उससे क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और वह प्रेरित धारा जो है उसी का विरोध करती है जिससे वह खुद उत्पन्न होती है। ये आपका लेंज का नियम कहलाता है। ठीक है, तो कभी कभी लेंज का नियम भी पूछ देता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि दिक सूचक जो होता है, दिक सूचक मतलब क्या, कंपास जो होता है सो उसका प्रयोग जो है किसको पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है, हमें यह जानना है। तो इन चारों में से देखिए बता दीजिए कि कंपास का प्रयोग जो है किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं, ये सेकेंड नंबर क्या दोस्त, चुंबक की शक्ति यानी कि पावर ऑफ मैग्नेट का पता लगाने के लिए कंपास का यूज नहीं किया जाता है। कंपास का यूज जो किया जाता है तो किसी भी चीज की स्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है या उसकी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए कंपास का यूज किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, न कि किसी के पावर को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप फोर्थ नंबर जो देख रहे हैं पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट, इसको भी पता लगाने के लिए कंपास का यूज किया जाता है। ठीक है, ये चुंबक की ध्रुवता को पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। दोस्त एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होते हैं। ठीक है, कितना, 159, 159 लीटर जो होता है एक बैरल होता है। यही आप अमेरिका में चले जाइएगा तो अमेरिका में कुछ अमेरिकी जो है उसका अलग गैलन होता है। ठीक है, वो गैलन के हिसाब से चलते हैं कि 42 गैलन बराबर जो है एक बैरल होता है अमेरिकी में। तो ये क्या है कि आपका 159 लीटर है, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, पेट्रोल उट्रोल में जो है मापा जाता है ये सब चीजें। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि किसी चालक के सिरों के बीच कहता है कि विभवांतर अब उससे बहने वाली धारा जो होती है वो समानुपाती होती है, ये किसका नियम है, हमें यह जानना है। देखिए किसी अब जो है सिरों के बीच अगर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है सो वो समानुपाती होती है उससे बहने वाली जो करंट होती है वो उससे, मतलब भी समानुपाती होती है आई। ये किसका नियम होता है दोस्त, ये ओम्स का नियम होता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि भी समानुपाती आई, आप समानुपाती का चीज जो हटाते हैं तो उसी के जगह पे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। तो भी बराबर जो होता है क्या होता है कि मेरा आई आर हो जाता है। तो ये ओम्स के लॉ को दिखाता है, किसके, ओम्स के लॉ को। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये ओम्स के नियम होगा। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर, ओम्स के नियम पूछे जाते हैं दोस्त। ओम्स के नियम को ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये दे देता है कि ओम्स के नियम में किसका मान जो होता है वो नियत रहता है। तो टेम्परेचर का मान जो होता है क्या होता है कि ओम्स के लॉ में नियत होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि फोटोन जो होता है वो किसकी मूलभूत जो है यूनिट होती है। ठीक है, फोटोन, फोटोन किसका होता है, प्रकाश का होता है। किसका, प्रकाश का होता है। एफ फॉर फोटोन, एफ से जो है आपका प्रकाश, समझ लीजिए इस चीज को। तो ये फोटोन जो होता है, जैसे प्रकाश अगर किसी पार्टिकल पर पड़ती है ना तो उससे क्या होता है कि एनर्जी उत्पन्न होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि फोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फोटोन की मूलभूत यूनिट जो होती है वो क्या होती है, लाइट होती है। तो ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ, इसको देख लीजिए। एक कहता है कि कोई आदमी जो है 10 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वो उसमें किस तरह के दृष्टि दोष होगा ये जानना है। तो 10 मीटर थोड़ा सा दूर होता है, नजदीक तो होता है, मान लीजिए कि ठीक है जी 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। तो नजदीक की वस्तु जो है, जैसे पेपर ऊपर पड़ता है तो नजदीक की वस्तु, अगर नजदीक की वस्तु हमें नहीं दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, मतलब कि दूरदृष्टि दोष है। इसमें क्या है कि आपको दूर रखी हुई वस्तु है और दूर की चीजें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, मतलब नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है। तो नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, मतलब क्या है, आपको निकट दृष्टि दोष है। क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम इसमें क्या कहते हैं, देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष दिया नहीं है, उसको मायोपिया के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, मायोपिया के नाम से। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उस व्यक्ति को क्या हुआ होगा कि मायोपिया हुआ होगा। ठीक है, इस मायोपिया में होता क्या है कि मायोपिया में यह चीज होता है कि आपके नेत्र के अंदर जो होता है वो फोकस लेंथ जो होता है वो कम जाता है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए क्या करते हैं कि अप्तल लेंस का यूज कर लेते हैं। अप्तल लेंस का यूज कर लेने के बाद क्या होता है कि प्रतिबिंब जो रेटिना से पहले बनता है वो रेटिना पर बनना शुरू होता है और उसके बाद जो है हम वस्तु को देख पाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। चलिए देख लीजिए, इसमें दो समानांतर जो है आपका क्या है कि समांतर दर्पण है। दोनों को क्या है कि समांतर जो है एक दूसरे के बीच जो है समांतर दर्पणों को रखी गई है वस्तु को। ठीक है, उसके बाद जो है उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा हमें ये जानना है। ठीक है, देखिए जब भी कोई वस्तु को समांतर यानी कि पैरेलल में अगर दर्पण को रखा जाए उसके बीच में किसी वस्तु का, तो वो उस पर प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत टाइप में बनते हैं। 180 डिग्री पे रखा जाता है, क्योंकि यहां पे जो वस्तु रखी हुई इस पे प्रतिबिंब बनेगा, फिर इस पे बना प्रतिबिंब इस पे बनेगा, फिर इस पे बना प्रतिबिंब इस पे बनेगा। यही प्रक्रिया बार बार होती है जो अनंत टाइम क्या होता है, इंफिनिटी टाइम्स में क्या होता है कि इमेजेज बनना शुरू कर देता है। तो अनंत बार जो है क्या होगा कि प्रतिबिंब की संख्या अनंत हो जाएगी, अनंत बार जो है उसकी बनेगी प्रतिबिंब। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि
ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। कभी कभी इसके बीच भी दे देता है कि मान लीजिए कि दो दर्पण है, उसके बीच जो है 90 डिग्री के एंगल पे दोनों दर्पण को रखा गया है, तब प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन बराबर जो है थीटा बाई 360 डिग्री बटे थीटा -1 होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, उस फॉर्मूले पे निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आएगा, टेस्ट देते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम आपको करा देंगे, तो आप करते रहिएगा, कंप्लीट पूरा हो जाएगा। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अमावस्या में लगता है। कब लगता है? अमावस्या में लगता है सूर्य ग्रहण। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न नंबर आपका करेक्ट होगा। यही अगर चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा में लगता है, ठीक है। अमावस्या में आपका सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब क्या होता है ना कि पृथ्वी जो होता है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होता है कि आपका पृथ्वी आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो जिसकी वजह से सूर्य का लाइट जो होता है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो है वो सूर्य ग्रहण लग जाता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब जाकर के चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो किस विकिरण को अवशोषित कर लेती है, हमें ये जानना है, ठीक है। देखिए ब्लैक बॉडी के बारे में आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो, जैसे कि हवाई जहाज ये सब में भी इस्तेमाल ब्लैक बॉडी किया जाता है, लेकिन ये अलग ब्लैक बॉडी है। इस अलग ब्लैक बॉडी के बारे में आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो किस तरह के विकिरण को अवशोषित कर लेती है। तो जितने भी मैग्नेटिक रे होती है उसको क्या कर लेते हैं कि अवशोषित कर लेती है। किसे? मैग्नेटिक रे को। ज्यादा ये चीजें जान लीजिए कि हाईली जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो होता है उसको सबसे ज्यादा क्या कर लेती है कि ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। किसे? वेवलेंथ को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओनली वेवलेंथ को कहिए क्योंकि वो मैग्नेटिक रे में ही आता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये आपका क्या था कि साइंस से क्वेश्चन जो है खत्म हो गया था। साइंस से आधे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आधे जो है आपको क्या दिए जाते हैं कि आर्ट्स से दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब जीके से दिए जाते हैं। तो जीएस खत्म हो गया है, ये जीके अब यहां से चलेगा। तो जीके में अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए, ये जीके में आपका जो है 20 क्वेश्चन और है। 20 क्वेश्चन साइंस से रहते हैं जीएस से, या 20 क्वेश्चन जीके से रहते हैं। तो टेस्ट में ये काफी बेनिफिट करेगा आपको, टेस्ट देते रहिएगा। देखिए अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ये चीज कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, हमें यह जानना है। तो इन चारों में से क्या बता दीजिए कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। कब उसने जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, कब फतेह किया था, कभी ये भी जो है क्वेश्चन जो पूछ देता है। तो 1984 ईस्वी में की बछेंद्री जो है माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ी थी। कहां के रहने वाली थी दोस्त? ये उत्तराखंड के रहने वाली थी। इसके लिए जो है 2019 में पद्म भूषण से जो भी क्या किया गया था कि सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत का सबसे बड़ा कहता है कि कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, मतलब कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है भारत में, ये हमें जानना है। देखिए सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जो होता है वो कर्नाटक में होता है। कहां होता है? कर्नाटक में। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अब ये चीजें जान लीजिए कि भारत का लगभग अपने भारत देश का लगभग 71% जो है कॉफी खुद जो है कर्नाटक उत्पादन करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे ये केरल आता है। ये भारत का जान लीजिए कि 21% जो है खुद जो है कॉफी उत्पादन करती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है ये तमिलनाडु है, जो भारत का 5% जो है कॉफी उत्पादन करने में है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये चीजें। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कर्क रेखा जो होता है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, ये हमें जानना है। और ये भी जानेंगे कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, क्योंकि कभी कभी दे देता है ये चीजें। देखिए आपको हम बताते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब याद कर लीजिए कि कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरता है। पहला तो गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा झारखंड हो गया, छठा जो है पश्चिम बंगाल हो गया, सातवां त्रिपुरा हो गया, आठवां जो हो गया मिजोरम हो गया। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इससे शॉर्ट तरीका में अगर आपको याद करना है तो इसको याद रखिएगा, छज्जा गुराम पत्रमी। ये 8 राज्य जो है इससे आपको याद होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको।
हाँ, गारो खासी जयंतिया जो है आपको कहता है कि जनजातियां जो होता है किस राज्य में होती है। ये पिछले टेस्ट में भी दिया गया था, आपको अच्छी तरह से बता दिए थे कि गारो खासी जयंतिया जो होती है वो जनजाति होती है किस राज्य में निवास करती है, तो ये मेघालय में निवास करती है। किसमें? मेघालय में। ये आपका सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। पिछले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें भी हम क्या किए थे, पिछले टेस्ट में इसको डिस्कस करा दिए थे। ठीक है, आपको ये चीजें जानना चाहिए कि मेघालय में गारो खासी जयंतिया ये सब पहाड़ियों के नाम है। इस पहाड़ियों में बसने वाली जितने भी जनजाति होती है उस जनजाति को उसी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि गारो जनजाति है तो गारो जनजाति गारो जो है पहाड़ियों में निवास करती है तो गारो के नाम से ही उसे जाना जाता है। खासी पहाड़ियों के नाम है, खासी पहाड़ी में जो जनजाति निवास करती है उसे खासी जनजाति के नाम से जानते हैं। उसी तरह से जयंतिया भी एक पहाड़ी का ही नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि पर्यावरण दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। चलिए हाँ, देख लीजिए यूनेस्को का कहता है कि मुख्यालय कहां है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है दोस्त ये जान लीजिए कहां पे है, फ्रांस में। फ्रांस में कहां पे है, तो ये नहीं, फ्रांस में नहीं, जेनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, जेनेवा में है, फ्रांस में नहीं है। यूनेस्को का मुख्यालय जेनेवा में है। ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि जेनेवा में यूनेस्को का मुख्यालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर यह दे दिया है कि किसी धन विधेयक के पारित होने में कहता है राज्यसभा अधिक से अधिक जो है कितने देरी कर सकता है, हमें यह जानना है। तो किसी भी धन विधेयक को अगर पारित करना है तो पारित करने के लिए अधिक से अधिक कितना समय लगता है, 14 दिन का। कितना? 14 दिन का। ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि किसी भी धन विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम जो है 14 दिन का वक्त लेती है। ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, पूछ देता है ये क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि 42वें संशोधन जो है संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया नया अनुच्छेद जो है कौन सा है, हमें यह जानना है। देखिए 42वें संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को। अब ये चीजें जान लीजिए कि ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, जान लीजिए ये चीजें। अनुच्छेद जो है 39A जोड़ा गया था, अनुच्छेद जो है 43A जोड़ा गया था और अनुच्छेद जो है 48A जोड़ा गया था। ये 3 जो है उसमें जोड़ा गया था। याद रखना है, ये चीजें पूछ देता है कभी कभी। कितना कितना? 39A, 43A, 48A, ये तीनों जो 42वें संशोधन में जो है जोड़ा गया था, जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, पूछे जाते हैं ये चीजें। कभी कभी आपको ऑप्शन ही दे देगा कि मूल कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन में हुआ था, तो ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है होता है, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है वो कौन करता है, हमें यह जानना है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या कोई भी मुख्य न्यायाधीश भी हो उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर रहा है। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता तो डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति कहा है तो इसमें मुख्य न्यायाधीश भी इन्वॉल्व होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सामने रहते हैं और राष्ट्रपति अलग रहते हैं। राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखना ये चीजें। राष्ट्रपति की जब नियुक्ति होनी होती है तो उसकी शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश जो है करवाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपका ये क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है करवाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर बात कर लेते हैं तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि दयाराम साहनी ने। राखाल बनर्जी क्या कर किए थे, तो राखाल बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। ध्यान रखना है, ये चीजें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि त्रिपिटका धार्मिक ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है, ये जानना है। देखिए त्रिपिटका धार्मिक ग्रंथ जो है ये बौद्ध का ग्रंथ है। किसका? बौद्ध धर्मों का है ग्रंथ। सबसे पवित्र ग्रंथ यही माना जाता है, बौद्ध धर्म का है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। त्रिपिटका किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध का, सबसे पवित्र माना जाता है। ये चीज जान लीजिए कि इसको किस भाषा में लिखा गया है। कभी कभी ये पूछ देता है कि त्रिपिटका जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो पाली भाषा में लिखी गई है। ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन।
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि शिवाजी के प्रशासन में कहता है कि पेशवा किसे कहा जाता था। देखिए शिवाजी के प्रशासन की अगर बात कर लेते हैं तो शिवाजी के प्रशासन काल में पेशवा किसे कहा जाता था। दोस्त पेशवा जो उस समय कहा जाता था वो जो प्रधानमंत्री होते थे या मुख्यमंत्री होते थे उसको जो है कहा जाता था। ठीक है, जो सबसे ऊंचा पोस्ट होता था, राजा के बाद जो है उसका पोस्ट आता था, वो आपका पेशवा कहलाता था। तो या तो मुख्यमंत्री होते थे या तो प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, तो इसमें आपका प्रधानमंत्री तो नहीं दिया है, अगर प्रधानमंत्री देता तो सबसे पहले आप ऑप्शन में प्रधानमंत्री को मारते रहे। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं दिया है, मुख्यमंत्री दे दिया है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ये चीजें जान लीजिए कि राजा जब तक रहते थे उसका मेन हथियार राइट हैंड जिसको कहते हैं ये पेशवा ही होता था, मुख्यमंत्री ही होता था। राजा के डेथ हो जाने के बाद यही मुख्यमंत्री क्या होता था कि राजा बनता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला ये क्वेश्चन कहता है कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, ये किस मुगल शासक ने कहा था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये पूछे जाता है या कभी कभी ये दे देगा कि चित्रकला का युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो ये जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर जो है बहुत बड़ा चित्रकारी था, उसके शासनकाल में जो थे चित्रकार लोग जो थे उनको बहुत ज्यादा जो है क्या हुआ था कि सहयोग मिला था। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि जो जहांगीर जो थे उनके शासन के काल की बात बताते हैं तो ये इसने क्या किया था कि 22 साल जो है अपने भारत पे राज किया था। ये जो है जहांगीर जो है कब से कब तक किया था, 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक के भारत पे इसने शासन किया था। ठीक है, इसके शासन को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि इसके शासन काल में चित्रकला बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी, बहुत ज्यादा योगदान भी मिला था लोगों को, इसलिए। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि अकबर के काल में कहता है कि महाभारत जो होता है वो फारसी में अनुवाद किया गया था, वो किसके निर्देश पे किया गया था। ठीक है, तो महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था अकबर के काल में, वो किसके निर्देश पे किया गया था ये हमें जानना है। देखिए आपको बताते हैं ये सेकेंड नंबर क्या, फैजी के निर्देश पे क्या किया गया था कि महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, अब उससे जो अनुवाद किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, रजमनामा रखा गया था। ध्यान रखिएगा, महाभारत को फारसी में अकबर के शासनकाल में फैजी के निर्देश पे कराया गया था जिसका नाम जो है रजमनामा रखा गया था। तो कभी कभी ये पूछ देता है क्वेश्चन कि महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया गया था तो उसका नाम क्या रखा गया था, या ये भी पूछ देगा कि रजमनामा जो है वो मतलब किसका जो है अनुवाद किया गया था, ये महाभारत का है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन से हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक की अगर बात कर लेते हैं तो वो चंद्रबरदाई है। कौन है, चंद्रबरदाई। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन का दोस्त जो है छत कहा जाता है, मतलब जितने भी मौसम का परिवर्तन होता है उसी में होता है। ठीक है, तो कौन से मंडल में होता है ये हमें इसमें से बता देना है, जो मौसमी परिवर्तन होते रहता है। देखिए सबसे ज्यादा मौसमी परिवर्तन या मौसमी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। किसमें, क्षोभ मंडल में, तो उसी को जो है मौसम परिवर्तन का छत कहा गया है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य यानी बीच जो है अधिकतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, किस दिन होता है ये जानना है हमें। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो होती है वो किस डेट पे होती है, वो 4 जुलाई को होती है। किस डेट पे, 4 जुलाई को। ध्यान रखना है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूरी पर होती है पृथ्वी और सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा जो है वो कर्ज की संतान है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में ये चीजें है। ठीक है, कि कर्ज जो है वो जमा की संतान है और जमा जो है वो कर्ज की संतान है। ये किसने कहा था, केन्स ने कहा था। किसने, केन्स ने। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये जो स्टेटमेंट था केन्स का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया था, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात कर लेते हैं तो उसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1949 में किया गया था। कब किया गया था, 1949 में। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। अच्छा दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आपके टेस्ट में दिए गए थे जो आपको हमने बता दिए हैं। अब क्या करना है कि दोस्त आप लोगों का जो लोग टेस्ट दिए हैं उन सभी का क्या करना है कि स्कोर कार्ड दिखा देना है। ठीक है, कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। उससे पहले आपको ये चीजें बता देते हैं कि जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, जो लोग एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, दोस्त अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कहां से कर सकते हैं ये चीजें बता देते हैं। देख लीजिएगा,
देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, ठीक है, ईआरसीबी सर के नाम से। इसको जो है डाउनलोड कीजिएगा ईआरसीबी सर के नाम से प्ले स्टोर पे, ये एप्लीकेशन आ जाएगा। यहीं पे आपको क्या मिलेगा कि एनटीपीसी या ग्रुप डी का टेस्ट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। जा करके टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, अगले दिन आपके स्कोर कार्ड में भी नाम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं कि चलिए फटाफट जो लोग टेस्ट दे रखे हैं उनका नाम देख लेते हैं और देख लेते हैं कि उसने कितना नंबर लेकर के आया है, ठीक है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोग जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो टेस्ट में पार्टिसिपेट किया कीजिए, क्योंकि दोस्त टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेस्ट दीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका जो है स्पीड भी बनेगा, प्लस दूसरी चीजें ये चीजें है कि आपको कमांड भी हो जाएगा जीके जीएस में, क्योंकि जीके जीएस में ज्यादा वक्त लगता नहीं है एग्जाम में, ज्यादा वक्त लगेगा आपको मैथ रीजनिंग बनाने में ही लगेगा, आपको जीके जीएस में नहीं लगेगा। अच्छा नंबर स्कोर कर पाइएगा, 40 नंबर है, 40 नंबर अच्छा स्कोर कर लीजिएगा कम समय में, इसलिए इसको कमांड करके रखिए, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं आपको स्कोर कार्ड के किसने कितना नंबर लेकर के आया है। देखिएगा, देख लीजिए, ये स्कोर कार्ड है आज जो आपका प्रैक्टिस सेट 6 था, उसको जिसने भी दिया है उस सबका स्कोर कार्ड हम आपको दिखा देते हैं। आज जो पहले नंबर पे है, ये पहले नंबर पे क्या है कि सुमित भाई है, बहुत अच्छा है, 120 में 88 नंबर लेकर के आए हैं। दूसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मृत्युंजय कुमार है जो दूसरे नंबर पे, ये भी सेम मार्क्स से लेकर के आए हैं 88। तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पे कौन है कि नितेश कुमार है। चौथे नंबर पे देख लीजिएगा कि नीलेश यादव है। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सचिन है, सचिन चंद्रवंशी करके है। उसके बाद छठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मणिकांत कुमार भाई है जो छठे नंबर पे बने हुए हैं। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छे हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। देखिए जब भी टेस्ट आए ना दोस्त, क्या कीजिएगा, टेस्ट जैसे ही आ जाए वैसे ही उसको टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आप लोगों के टेस्ट का हम वेट करते रहते हैं, इसलिए डिस्कशन नहीं ला पाते हैं, सभी लोग टेस्ट नहीं दे पाते हैं। जल्दी से टेस्ट दे दीजिएगा तो जल्दी से डिस्कशन लेकर के आ जाएंगे, लेकिन आप ही लोग डिले करते हैं, इसलिए हमको डिले करना पड़ता है। तो डिले मत कीजिए, आज भी आपका टेस्ट जो है 7 नंबर एक्टिव है, जाकर के उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डिले मत कीजिएगा, जैसे टेस्ट का मैसेज आएगा एप्लीकेशन पे वैसे टेस्ट लगा लीजिएगा। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला नंबर पे आपको बताते हैं कि सुजीत जो 7वें नंबर पे है, उसके बाद जो है दिनेश कुमार 8वें नंबर पे है। रामसेन की अगर बात कर लेते हैं तो ये 9वें नंबर पे है। 10वें नंबर पे देख लीजिएगा, 10वें नंबर पे ये मंटू शर्मा है। 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भगवान को और भगवान है। 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये चंदन कुमार है जो 12वें नंबर पे है, ठीक है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही जो है टेस्ट अटेम्प्ट किया कीजिए सभी लोग। चलिए उसके बाद दिखा देते हैं 13वें नंबर पे। 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कौन है, लक्ष्मण कुमार है, ठीक है। लक्ष्मण कुमार कनवर है जो 13वें नंबर पे। 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कृष्णा है, कृष्णा कुमार राय जो 14वें नंबर पे है। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश सौ है। 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं ये प्रिंस कुमार है। 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो शशिकांत है। 18वें नंबर पे कौन है कि मोहन कुमार है जो 18वें नंबर पे बने हुए हैं। चलिए बहुत अच्छा है। 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अपना क्या है कि फरियाद अंसारी साहब है। उसके बाद जो है 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रवि वर्मा है। 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुधीर राज है। 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मिथिलेश कुमार है। 23वें नंबर पे कौन है आपका कि विष्णु कुमार है जो 23 नंबर पे है। 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुशील पाल है जो 24वें नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है। चलिए अगला देख लीजिएगा आपका कि 25वें नंबर पे। 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पंकज है, पंकज विश्वकर्मा करके है। उसके बाद 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रोशन कुमार है। 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जितेंद्र कुमार जो यूपी से बहुत समय से टेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो इंद्रजीत कुमार है। 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुरवेंद्रा है। उसके बाद 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रत्नाकर प्रसाद साहब है जो काफी समय लंबे समय से ये टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टेक्नीशियन वाले भी ये पार्टिसिपेट किए थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए उसके बाद दिखा देते हैं आपको 31वें नंबर पे। 31वें नंबर पे कौन है कि कमला कुमारी है जो 31वें नंबर पे है। 32वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कमलेश कुमार है। 33वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बम है। उसको 34वें नंबर की अगर बात करते हैं तो राहुल मुंजे, ये भी काफी समय से टेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद 35वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुनेन्द्रा जो है द्विवेदी है। उसके बाद 36वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो ये मुन्ना कुमार वर्मा है जो 36वें नंबर पे है। चलिए अगला दिखा देते हैं आपको। हाँ 36 हो गया है। 37 पे देखिएगा। 37 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विपुल कुमार है। उसके बाद 38वें नंबर पे हमारे विनय साहब जो है यूपी से है, टेस्ट देते हैं काफी लंबे समय से। 39वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये जलेंद्रा करके है। कौन है, जलेंद्रा कुमार पासवान करके है जो आपका क्या है कि 39 पे। 40 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये साजन कुमार है। 41 पे कौन है कि 41 पे कौन है, प्रमोद कुमार है, ठीक है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। सबका रिजल्ट स्कोर कार्ड देख लिया है, नंबर देख लिए है दोस्त। थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, कोई नहीं, कंटिन्यू टेस्ट में बने रहिएगा, नंबर स्कोर जो है हो ही जाएगा, ठीक है। जल्दी आप लोगों का भी जो है अगला
क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो चैप्टर वाइज जो है कर देंगे, चैप्टर वाइज जो है आप अपना कंप्लीट करते रहिएगा। तो चैप्टर वाइज जल्द ही ला रहे हैं, ठीक है। तब तक टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए, टेस्ट पे हम डिस्कशन करा देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दे दीजिए, और जो लोग नए हैं दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्कशन वीडियो यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा टेस्ट का, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आकर के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।